नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत लगातार अपनी तैयारियों और को ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। बीते 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो टेस्टिंग की संख्या ने भी एक नया कीर्तिमान को छुआ है। कैसी है भारत में कोरोना के खिलाफ जंग की तस्वीर, करेंगे इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा। साथ ही होगी बात राजस्थान के रण में क्या कुछ हुआ आज खास, दिखाएंगे खबर बाढ़ से उपजे देश भर में हालात की, होगी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा की भी, दिखाएंगे खबर कल के करगिल दिवस की वर्षगांठ की भी। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सियासी पारा चरम पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। गतिरोध न खत्म होने पर कांग्रेस राष्ट्रपति भवन का खटखटा सकती है दरवाजा। भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा राजभवन का घेराव किए जाने की धमकी को बताया कानून का उल्लंघन। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। 5 अगस्त को अयोध्या में कार्यक्रम तय। सीएम योगी ने कहा अयोध्या को ऐसा बनाया जाएगा जिस पर देश और विदेश को होगा गर्व। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ प्रयास लगातार जारी। एक दिन में 4,20,000 से ज्यादा जांच कर भारत ने रिकॉर्ड किया कायम। केंद्र ने सभी राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की अब तक की साबित सफल रणनीति को लागू करने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल स्थित एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्वीट कर खुद दी उन्होंने इसकी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराए जाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा स्कीम डिजाइन में रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने पर दिया जा रहा है प्रोत्साहन। असम में बाढ़ की स्थिति में आया मामूली सुधार। 24 घंटों के भीतर बाढ़ के कारण कोई मौत का मामला नहीं आया सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के लिए राहत सामग्री राष्ट्रपति भवन से की रवाना। दुनिया भर में कोरोना के 1,60,05,000 से ज्यादा मामले आए सामने। मौत का आंकड़ा 6,43,800 के पार पहुंचा। अमेरिका में अकेले 42,52,400 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान। खेलों का आयोजन राज्य के पंचकुला में होगा। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात कोरोना की। भारत में इन दिनों कोरोना की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस है। देश में 1300 से ज्यादा टेस्टिंग लैब अब तक काम करना शुरू कर चुकी हैं, तो प्रतिदिन 4.25 लाख टेस्टिंग का आंकड़ा भी अब हिंदुस्तान ने पार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि देश में जल्द ही 10 लाख टेस्टिंग रोजाना शुरू की जाए, ताकि समस्या की सही तस्वीर सबके सामने आ सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत दिन प्रतिदिन नई कामयाबी हासिल कर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ कोरोना को हराने में मदद मिल रही है, बल्कि लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हो रही है। बीते 24 घंटे में शुक्रवार को देश में 4,20,000 से भी ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए गए। इतनी बड़ी संख्या में किए गए टेस्ट अभी तक का रिकॉर्ड है, जो एक दिन में किया गया है। इससे ठीक पहले पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन करीब 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बढ़ते टेस्टिंग नंबरों के चलते देश में प्रति 10 लाख लोगों पर अब 11,485 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जबकि अब तक देश में हुए कुल टेस्ट का आंकड़ा बढ़कर 1,58,49,068 तक पहुंच गया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई जाए। इससे शुरुआती समय में प्रतिदिन संक्रमित मामलों के ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े घटने लगेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली में भी देखने को मिला है। ट्रेस, ट्रैक,
test, treat, and teamwork. These are the basics of epidemiology for containment of any infective disease. So, if we detect the cases early by increasing our testing capacity, we will be able to diagnose the cases early, and thereby these patients can be taken care of early, treated early, and they can be kept in isolation to stop the spread of disease further. देश में कोरोना को लेकर अपनाई गई रणनीति का ही नतीजा है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में देश में 32,223 लोगों ने कोरोना को मात दी है और वो ठीक हो गए हैं। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,49,431 हो गई है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 63.54% तक पहुंच गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या और ठीक हो चुके मरीजों के बीच का अंतर बढ़कर 3,93,360 तक पहुंच गया है, जो भारत में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर घटकर अब 2.35% पर आ गई है। यह आंकड़ा भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करता है जहां मृत्यु की दर सबसे कम है। हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी उस वक्त भारत में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, लेकिन सरकार के प्रयास से यह आंकड़ा आज 1301 लैब तक पहुंच चुका है, जिसमें 902 सरकारी लैब हैं तो वहीं 399 निजी लैब शामिल हैं। भारत में बढ़ रहे मामलों में सबसे ज्यादा मामले 9 राज्यों से सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है और राज्यों के साथ समन्वय करके उन्हें नियंत्रित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट सेक्रेटरी ने 9 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश राज्यों को दिए। इन राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। देश में कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन लोगों में आई जागरूकता का भी असर है कि संक्रमण नियंत्रित हो रहा है तो लोगों की मृत्यु दर भी घट रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकारी प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोगों में इस बीमारी के प्रति बढ़ती जागरूकता भी इस संकट को कम करने में मददगार साबित हो रही है। नितेंद्र सिंह के साथ न्यूज टाइम डेस्क, डीडी न्यूज। क्योंकि समस्या ऐसी है जिससे दुनिया भर अपने आप को कोई भी देश अछूता नहीं रख सकता, लेकिन हिंदुस्तान में इस पूरी जंग जिस तरीके से लड़ी जा रही है, तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं और जन सहभागिता भी जिस तरीके से मिल रही है, उसका ही नतीजा है कि शायद एक स्पष्ट सी तस्वीर दिखाई पड़ रही है और जो प्रयास हैं उसके नतीजे भी मिल रहे हैं। कुछ आपको और हम तस्वीरें दिखाते हैं इस वीडियो वॉल पे कि आखिर स्थिति किस प्रकार की इस वक्त हिंदुस्तान में बनी हुई है। टेस्टिंग में बढ़ती भारत की क्षमताओं की अगर बात की जाए, आप अगर देखें कि 30 अप्रैल को लगभग 50,000 से भी कम टेस्ट वहां पर देखने को मिले थे हिंदुस्तान में, और 30 मई यानी कि लगभग एक महीने के बाद में ये 36 लाख से ऊपर तक हिंदुस्तान की टेस्टिंग क्षमता पहुंच गई थी और एक महीने बाद 30 जून तक ये लगभग 86 लाख के ऊपर पहुंच गई। और अभी हम अगर 24 जुलाई की बात करें तो ये 1.5 करोड़ तक पहुंच गई। ये आप बताता है अपने आप में कि जब हमने शुरुआत की थी, क्योंकि 1 जनवरी को हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो उस वक्त एक टेस्टिंग लैब थी, तो हमारे यहाँ क्षमताएं बहुत कम थी, लेकिन लगातार सरकार का फोकस रहा है इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं उसको बढ़ाने को लेकर। शायद यही एक रीजन है कि ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और सरकार की कोशिश है कि प्रतिदिन एक तरीके से लाखों टेस्टिंग करके इस प्रकार की स्थिति हो सके कि आखिर उसका फायदा लोगों को मिले और 10 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग का एक फिलहाल एक टारगेट लेकर सरकार चल रही है। दूसरी चीज दिखाते हैं आपको कि जो प्रयोगशालाओं की जो संख्या है हिंदुस्तान में वो किस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि बहुत स्थिति गंभीर थी जब ये कोरोना महामारी ने शुरुआत की थी। हमारे यहाँ जनवरी में एक लैब थी, सिर्फ एक पुणे की बायोलॉजिकल लैब थी जिसके ऊपर पूरा दबाव था कि जो भी सैंपलिंग होती थी उसके नतीजे के लिए वहां पर वो सैंपल भेजे जाते थे। लेकिन फरवरी एंड आते आते यानी कि फरवरी महीने के अंत तक देश भर में अलग अलग इलाकों में 13 लैब स्थापित की गई
अप्रैल के अंत आते आते लगभग 400 लैब तक ये आंकड़ा पहुंच गया। 389 लैब देश भर में स्थापित कर दी गई और ये सरकार और निजी और सरकारी प्रयास मिलाकर था। इसमें आईसीएमआर की एक बड़ी भूमिका थी। और अगर हम मई 2 की बात करें, 30 मई तक कुल देश भर में 662 लैब खुल चुकी थी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही लैब शामिल थी। और जून के अंत तक ये 1049 यानी लगभग 1050 लैब तक पहुंच चुका था। और आज की स्थिति में यह आंकड़ा 1301 लैब का हो चुका है, जिनमें 902 सरकारी लैब है, बाकी लगभग 399 निजी लैब हैं। ऐसे में ये बताता है किस तरीके से जो सरकार के प्रयास है मूलभूत ढांचे को इस पूरी जंग में तैयार करने के लिए, वो बताते हैं कि एक लैब से शुरुआत करते हुए आज 1300 लैब तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीन की दिशा में भी लगातार प्रयास तेजी से चल रहे हैं। देश भर में सरकारी और निजी स्तर पर लगभग 7 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि हिंदुस्तान में भी वैक्सीन को लेकर किस तेज गति से काम हो रहा है। 7 वैक्सीन के ट्रायल अलग अलग चरण में इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि कई प्रोटोकॉल होते हैं, कई उसके फेजेस होते हैं, कई चरण होते हैं, उसमें वो काम चल रहा है। और वैक्सीन ट्रायल के मुख्यतः 4 एक प्रकार से फेज हुआ करते हैं और अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग फेजेस इस वक्त चल रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो मानक हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन करते हुए ही हिंदुस्तान की सभी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार की इस वक्त हिंदुस्तान में स्थिति बनी हुई इस पूरी लड़ाई में। जिन राज्यों में ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं वो किस प्रकार की स्थिति है। अगर हम बात करें टॉप 10 जो राज्य हैं, उसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र कहीं ना कहीं 3.5 लाख मामलों के साथ में, तमिलनाडु में मामले लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, दिल्ली में 1.25 लाख के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं, तो कर्नाटक में 85,000, आंध्र प्रदेश में 80,000, उत्तर प्रदेश में 60,000, 45,000 और 54,000 लगभग पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं, और 53,000 के साथ में गुजरात, फिर तेलंगाना 52,000 और बिहार में 34,000। ये कुछ ऐसे राज्य इसमें शामिल हैं जिनमें पहले तेज गति से मामले बढ़े थे, लेकिन फिर उसकी रफ्तार धीमी हुई। लेकिन कुछ राज्य इसमें ऐसे हैं जिनमें आजकल के दिनों में, या कहा जाए बीते एक आध सप्ताह में, बड़ा तेज गति से मामले सामने आए हैं। लेकिन ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि टेस्टिंग हिंदुस्तान भर में तेज गति से बढ़ रही है। तो ये साफ तौर पे कहा जाता है जब टेस्टिंग बढ़ती है तो शुरुआती समय में जो नतीजे हैं, आंकड़े हैं, वो ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होते हैं। विश्व में प्रति मिलियन आबादी पर जो मामले हैं उसमें भारत कहां पर एग्जिस्ट करता है। प्रति मिलियन मतलब 10 लाख लोगों की आबादी पर किस प्रकार के मामले। अगर हम विश्व के औसत की बात करें प्रति 10 लाख पर, वो 1841 मामले हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 837 मामले सिर्फ हैं। और अपने आप में हम तमाम देशों की बात करें तो इसमें मैक्सिको, ईरान, यूके, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका की बात करें तो यहां पे आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। जबकि हिंदुस्तान में 837 मामले प्रति 10 लाख लोगों के ऊपर है। तो अपने आप में हिंदुस्तान की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो ये अपने आप में बताता है कि हिंदुस्तान में जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग लाती नजर आती है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस प्रकार की स्थिति है। विश्व में कोरोना से होने वाली जो मौत है प्रति मिलियन यानी प्रति 10 लाख पर, उसका वैश्विक औसत है 77 लोगों की मृत्यु होती है 10 लाख लोगों पर, जबकि भारत में यह 20.4 मात्रा है। हालांकि एक भी मौत अपने आप में बहुत हानिकारक होती है, दुखदाई होती है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में जो समस्या देखने को मिल रही है उसके मुकाबले हिंदुस्तान में 20.4 लोगों की मौत होती है प्रति 10 लाख लोगों पे। जबकि यह आंकड़ा अगर आप देखें अमेरिका तक आते आते लगभग 700 के लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हिंदुस्तान में मृत्यु के आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए, जो इस वक्त 2.3 के आसपास पहुंच रखा है, वो आंकड़ा भी काफी कम है। ये प्रति मिलियन की हम बात करें यानी कि 10 लाख लोगों पर दुनिया भर में किस प्रकार की मौत होती है, विश्व का औसत और भारत की स्थिति अपने आप में काफी बेहतर नजर आती है। एक और तस्वीर देखते हैं जल्दी से कि आखिर वो किस प्रकार की स्थिति बताती है। भारत में प्रति मिलियन पर हो रही टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो जो हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे वो अपने आप में बताता है कि ना सिर्फ राष्ट्रीय औसत में देखा जाए तो ये 180 से ऊपर है कहीं ना कहीं देखा जाए प्रति मिलियन के लिहाज से, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर काम करते नजर आ रहे हैं, चाहे केरल हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, आसाम, पुदुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा और गोवा समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी बढ़कर आगे टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी संख्या है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से देश में मृत्यु दर में कमी आई है। जो शुरुआती समय में अगर हम जनवरी की बात करें उस वक्त 3.36% मृत्यु दर थी हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से। वो घटते घटते जून के समय में 2.97% यानी कि 3% से कम आई, और आज के समय में 24 जुलाई को अगर हम बात करें तो ये 2.35% तक आ गई है। तो अपने आप में ये लगातार सरकार के प्रयास है, स्वास्थ्य के ऊपर जो कोशिश की जा रही है उसका ही नतीजा है किस तरीके से मृत्यु दर में भी लगातार कमी आई है। तो कोशिश यही है सरकार की लगातार इस प्रकार के प्रयास है कि जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो कम हो जाए, जो ठीक होने की दर है वो बढ़ जाए, और संक्रमण की सही तस्वीर को पता करने के लिए लगातार टेस्टिंग पे जोर है। तो किस प्रकार से इस वक्त स्थिति हिंदुस्तान भर में बनी है इस पर हमारे विशेषज्ञों से हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई। फेना ही लेना। फेना कपड़ों से हटाए कीटाणु, इंडिया में बना गर्व के साथ। बरसात में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड जरूर होता है क्या? पहाड़ों पर मिट्टी की मजबूत पकड़ नहीं होने से ही ना बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। तो इसमें गलती किसकी है काका? हमारी गलती कैसे? जैसे पेड़ ना लगाना और पेड़ों की कटाई, गलत खेती करना, लापरवाही से कूड़ा करकट फेंक देना जिससे पानी की निकासी का रुक जाना, ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करो और लैंडस्लाइड से बचो। बिल्कुल। आपके हित में तत्पर एनडीए में। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ में आरेंद्र। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे किस प्रकार से देश भर में इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है और देश में एक नए प्रकार की कोशिशें जो देखने को मिली हैं उसमें हम कई कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं को लेकर। इस विषय पर करेंगे बात। इससे जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी। हमारा विशेष इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से हमारी जो क्षमताएँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लैब और टेस्टिंग बढ़ाने में भारत ने हासिल की नई ऊंचाई। अपने आप में जो लैब की संख्या है, उसके अलावा जो प्रतिदिन टेस्टिंग है, उसको बढ़ाकर भारत ने एक नई प्रकार की ऊंचाई हासिल की है, जिसकी वजह से इस पूरी जंग में भारत को काफ़ी मदद मिल रही है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर जी, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं ICMR के, और हम सब जानते हैं देश भर में एक प्रकार से ICMR की ओर से जाना माना नाम है। सर बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। आज हम जब सर बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देश में बीते 24 घंटे में 4,20,000 टेस्टिंग हुई है। अपने आप में ये वो आंकड़ा है जब आप शुरुआती समय में जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कोरोना की मार्च की बात की जाए, उस समय अप्रैल की बात की जाए, तो वो आंकड़ा कुछ 100 में या कुछ 1000 में होता था। आज जब हम बात कर रहे हैं वो लाखों में। किस तरह से इस सफ़र को देखते हो, भारत की इस तैयारी को देखते हो, और किस तरीके से ये मुश्किल तलब रहा होगा इस आंकड़े तक पहुँचना? थोड़ा सा विस्तार से समझाइए सर। ये तो काफी शुरू में जब ये सब शुरू हुआ तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, लेकिन वो एक लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, उसको लेके हम इतने लैब्स बनाने में सक्सेसफुल हुए। वो कोई आसान सफर तो था नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ों के चैलेंजेस थे। एक तो ज़्यादातर लैब्स को ये RT-PCR कैसे करना है, या पहले उन लोगों ने वो किया नहीं था, उनको उसके बारे में ट्रेनिंग देना पड़ता था। तो हर रोज दिन भर में जो भी लैब उस वक्त तैयार होती थी ये टेस्ट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। उनका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कैसे रन करना है उसके ऊपर ये करते थे। तीसरा, वो लोगों को जो लोग काम करना शुरू करते थे, उन लोगों को लैब में टेस्ट करते वक्त कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसका ट्रबल शूटिंग भी करने का हमको करना पड़ता था। लेकिन ये जो सब हुआ, ये तो सिर्फ ICMR की वजह से नहीं हुआ है। ICMR ने तो इनिशिएटिव लिया, लेकिन सारे लैबोरेटरीज जो तैयार हुए इस वक्त इतने छोटे टाइम के अंदर ये टेस्ट कैसे करें, ये टेस्ट करना थोड़ा सा कठिन इसलिए था क्योंकि ये विषाणु जो है, विषाणु बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट करता है, और उसकी वजह से जो करने वाला भी इंसान होता है टेस्ट, उसको भी एक किस्म का धोखा रहने का चांस रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी सारे पब्लिक सेक्टर के लैब्स, प्राइवेट सेक्टर के लैब्स वो आगे आए। एक ज़माना था जब किट्स मिलते नहीं थे, किट्स के लिए प्रॉब्लम था। आज ये इतने टाइम में अपना देश आत्मनिर्भर हो चुका है किट्स के मामले में। और ये जो नए किस्म की जो टेस्ट आ रही है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और अभी नए कंपनीज की भी अप्रूवल ICMR ने दी है, इन चीज़ों की वजह से आज हम ये लेवल पे आ चुके हैं कि हम ये 4 लाख का दिन का आंकड़ा ये पार कर सके हैं। और इसमें सब ये लैब्स ने मिलके जो काम किया है ये सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और सर, हमारी सरकार की कोशिश भी है, वो लक्ष्य इस बात को लेकर रख रहे हैं कि प्रतिदिन 10 लाख तक की टेस्टिंग का आंकड़ा हम हासिल कर सके, जिससे सही तस्वीर हमको पता लग सके। डॉक्टर गंगाखेडकर, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल गोरटू हैं, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, वहाँ से जुड़े। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोरटू, किस तरीके से समझा जाए ज़्यादा टेस्टिंग,
ज़्यादा फायदेमंद, इसको आसान भाषा में कैसे समझाएंगे आप? टेस्टिंग अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। टेस्टिंग जुड़ी हुई है दो और एक्टिविटीज से, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रेसिंग। टेस्ट, ट्रीट, ट्रेस, यानी टेस्ट करेंगे, जो हम जांच करेंगे उससे हम पकड़ लेंगे जो संक्रमित है कोविड से। उसको पकड़कर जब पकड़ा गया, जब टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसका इलाज समय पे इलाज हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग, जितनी जल्दी टेस्टिंग और जितना टेस्टिंग और नतीजों और अस्पताल में भर्ती में जितना कम अंतर आएगा, जो कि बहुत कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ, तो उतना ही ज्यादा मरीज पहचान में आएंगे। टेस्टिंग, ट्रीटिंग यानी इलाज, जांच और इलाज जुड़ जाएंगे एक दूसरे से जल्दी, और मरीज की बचने की संभावना बढ़ जाएगी। एक जी। तो टेस्टिंग जब जुड़ा होता है ट्रीटिंग से, जांच जिसका अंत होता है इलाज में, यह एक रास्ता लेता है, रूट लेता है टेस्टिंग का आधार। दूसरा है ट्रेसिंग, जो कि और ज्यादा सामाजिक, सोशल रूप से ज्यादा जरूरी है, कि जब हम टेस्ट करके एक आदमी को संक्रमित पाते हैं, उसका इलाज होता है, वो बच जाता है। दूसरी तरफ जितने भी लोग, जितने भी और इंसान उस संक्रमित जो टेस्टिंग पॉजिटिव पाया गया जिसके पास आए हुए, उनको ट्रेसिंग से अगले 48 या 3 दिन के 72 आवर्स के अंदर उनको कांटेक्ट किया जाता है, ताकि उनमें अगर कोई लक्षण है तो उनको भी टेस्ट और ट्रीट किया जाए, लक्षण नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। तो टेस्टिंग सीधा जुड़ा हुआ है ट्रीटमेंट से, इलाज, और ये दूसरी तरफ सीधा जुड़ा हुआ है ट्रेसिंग से। सो इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत रूप में भी फायदा है और सामाजिक रूप में भी फैलाव कम होता जाता है। तो टेस्ट, ट्रीट, ट्रेस बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की, और सरकार का भी मूल मंत्र कहीं ना कहीं यही बना हुआ है कि कैसे टेस्ट किया जाए, ट्रीट किया जाए और ट्रेसिंग की जाए। डॉक्टर गंगा खेडकर जी, आपको लगता है कि इसी मूल मंत्र पे, या कहा जाए इस बात को फोकस करते हुए ही कहीं ना कहीं दिल्ली में टेस्टिंग की क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, और दिल्ली की अगर बात की जाए, जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे थे उसमें अब कहीं कमी आना देखने को मिलने लगी? आपको लगता है कि ये भी एक उदाहरण के तरीके से जो हम देश भर में देख सकते हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो शायद मामले थोड़ा बढ़ते भले ही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे कम होते भी दिखाई पड़ेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम टेस्ट करते हैं तो जो इंसान जिसने टेस्ट नहीं किया है और जो कोविड पॉजिटिव है, उस इंसान की टेस्ट करके हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये बीमारी ज़्यादा लोगों को फैलेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान जिन लोगों को लक्षण है वो खुद होके वो टेस्ट का एक्सेस अगर उनको रहे तो वो टेस्ट करके अपने आप को अलग रख के अपने फैमिली का, अपने कम्युनिटी में के आपके साथ आने वाले क्लोज कॉन्टैक्ट्स या दोस्त लोगों को ये बीमारी न लगने से वो बचा सकते हैं। अब इसकी वजह से जब ज़्यादा टेस्टिंग होती है तो ज़्यादा हमको कोविड पॉजिटिव लोग तो दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात समाज को समझना है कि हमने जो ज़्यादा नंबर्स जब देखते हैं तो वो गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, वो गवर्नेंस सुधरा है। गवर्नेंस एक्सेस टू टेस्टिंग दे रहा है, इसकी समझ हमको आना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हम इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी नहीं करार रख सकते हैं, ये सबकी जिम्मेवारी है। हम जब बात करते हैं तो जब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो लोगों को खुद को संभल के रहने का, जो उसके प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो करने का, ये संदेश हम जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके वो सबकी जिम्मेवारी रख के अगर हम करें, और हर इंसान को ये बोलें कि मुझे अगर लक्षण है तो मैं बाहर आऊंगा, वो टेस्टिंग फैसिलिटी में जाऊंगा और खुद की टेस्ट करवा के हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये बीमारी लगने से हम रोक पाएंगे, ये हमारा विचार रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, ज्यादा नंबर्स डोंट नेसेसरीली मीन कि ये पुअर गवर्नेंस है। एक्चुअली
ये अच्छे गवर्नेंस का इंडिकेटर है। जी डॉक्टर गंगा खेड़कर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा टोटल अभी तक टेस्टिंग हो चुकी है हिंदुस्तान में और मामले लगभग 13 लाख के आसपास कहीं बने हुए हैं, लगभग रफली एस्टिमेट के लिहाज से बात की जाए। आपको लगता है कि एक तक ये भी दिया जाता था कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग कम होती इसलिए मामले कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 13 लाख और 1.5 करोड़ ये बहुत अंतर है। आपको लगता है कि इससे भी किसी हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं कि एक बात रख सकते हैं कम से कम उस तर्क को खारिज करने के लिए कि जो कहता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं शायद इसलिए नंबर कम आ रहा है? मुझे नहीं लगता है कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं। आपने अगर देखा तो आपको ये पता चलेगा कि जब सबसे ज़्यादा नंबर्स देने वाला आज भी अमेरिका है, लेकिन उसके बाद में दूसरा जो टेस्ट कर रहा है देश, उसमें हमारा ही नंबर आता है। आप अगर ये देखें कि पर मिलियन पॉपुलेशन में हम कितने टेस्ट कर रहे हैं, तो किसी को ये बोलने की कोई शंका नहीं है कि हम कम टेस्ट ऑफर कर रहे हैं। जब ऑफर करते हैं, एक हिस्सा होता है कि सब लोगों को टेस्ट करने की फैसिलिटी वहाँ दी जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोगों ने जिनको इस किस्म के लक्षण हैं उन्होंने सामने आके खुद टेस्ट करने के लिए आना, ये भी ज़रूरी होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सर्वेलेंस करके जिन लोगों को लक्षण है उनको बुला सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा? लोग खुद होके अगर सामने आए और अपने आप को टेस्ट करें तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हमको दिखाई देगा। नंबर्स की वजह से ना हम टेस्ट कम कर रहे हैं ऐसा कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई तर्क नहीं है, ये लगातार आप लोगों के माध्यम से सर कही जा रही है। डॉक्टर गोटू, आपको लगता है कि अगर हम देखें बीते 24 घंटे में ही तो 32,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, भले ही जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा हो, लेकिन मृत्यु दर के मामले में भी लगातार हम सुधार की ओर अग्रसर हैं, हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से भी हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत भयावह या चिंता की जो स्थिति के बारे में डरा जा रहा था, कम से कम अब उससे बचते हुए एक तरीके से हम कह सकते हैं उस दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल। जब शुरुआती दौर में फरवरी मार्च, उस वक्त जो हमारी प्रिडिक्शंस थे, मॉडल्स थे, जिसमें कि एक तरफ काफी खराब संभावना हम सोच रहे थे इसके बारे में निकलेगी, वो बिल्कुल नहीं हुआ। संभावनाएं जो शुरुआती मॉडल्स ने बनाई थी, प्रोजेक्ट की थी, वो गलत साबित हुई हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जो हम सोच रहे थे कि डेथ रेट बहुत हाई होएगी और ज़्यादा होएगी, वो भी अब नहीं लग रहा कि ऐसा है। तो कुल मिला के देखें तो जो हमारी संभावना थी उससे बहुत बहुत अच्छा नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। और ये सब जगह, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह वही है लगभग। ऐसे जैसा भी कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो सब स्वाभाविक है, वो होएगा। लेकिन ओवरऑल पिक्चर उतनी खराब नहीं है, कहीं भी उतनी खराब नहीं है जितनी हमने शुरू में अनुमान लगाया था। जी, अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। हालांकि केस बढ़ेंगे कुछ जगह कम होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर गंगा खेड़कर जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व होती रही है, सरकार की नज़र रही और रणनीति में भी कई प्रकार के ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, इस समय जो स्थिति है कुछ राज्यों में देखा जा रहा है नंबर बड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं जहां पहले इतनी स्थिति गंभीर नहीं थी। आपको लगता है कि इस वक्त सरकार का फोकस किस तरीके से उन राज्यों पर, खासतौर से अगर हम यूपी, बिहार जैसे राज्यों की बात करें, इसके अलावा कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, उधर आसाम में भी काफ़ी मामले बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, ये जैसा हम बार बार कह रहे हैं, नंबर बढ़ना, ये टेस्ट ऑफर होना ज़्यादा सुधर गया तो आपको दिखेगा कि नंबर्स बढ़ेंगे। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका एक हमने सोच बहुत अच्छी रखना है कि नंबर बढ़ रहे हैं यानी सरकार का जो दायित्व है कि ये टेस्ट करने का एक्सेस लोगों को बढ़ाना, वो अच्छे ढंग से वो निभा रहे हैं, इसलिए नंबर बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग खुद होके सामने आ रहे हैं। मैं अगर कम टेस्ट ऑफर करूं तो मेरे नंबर्स भी उतने ही कम रहेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर्स है उससे डरना नहीं है। हमको उन लोगों को आइसोलेट करना है, जो लोगों को दवा देने की जरूरत है, जिनको हॉस्पिटलाइज करना है या जिनको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन देना है, ऐसे लोगों को हमको उस ढंग का इलाज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कांटेक्ट ट्रेसिंग वो लोगों का अगर हम कर पाए और उनको आइसोलेट कर पाए तो ये तो अच्छी बात हो सकती है, जो बार बार उभर के आ रही है। दिल्ली में भी दिखा, पहले नंबर्स ज्यादा थे, अब नंबर्स, मरीजों के एडमिट होने के नंबर्स भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिव आने के टेस्ट भी, उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। उसी ढंग से बंबई में भी दिखाई दे पड़ रहा है
कि जितने एडमिशन्स हो रहे थे उतने एडमिशन्स भी नहीं हो रहे हैं, और जितने पॉजिटिव मुंबई में आ रहे थे वो कम होते जा रहे हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन अलग अलग जगह पे अलग टाइम पे पीक आते रहेगा। तो उसके लिए हमने टेस्ट जितने ज्यादा ऑफर करें, जितने लोगों को हम डिटेक्ट करें, वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जी डॉक्टर गोटू, डॉक्टर गंगा खेडकर जो बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे अलग तरीके का पीक आता रहेगा, दिल्ली के संदर्भ में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो सीरोलॉजिकल रिपोर्ट भी बीते दिनों आई थी उसमें 1/4 आबादी के बारे में कहा गया कि वो इससे प्रभावित हुई है, और बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक लोग थे जिनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे। आपको लगता है कि दिल्ली के सापेक्ष में आप किस प्रकार हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, कम से कम ये स्थिति तो अब देखी जा सकती है? दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें तो एक बात जो सामने उभर के आई है कि 24% लगभग सीरो पॉजिटिव, यानी कि इनको संक्रमण हो चुका है और कोई खराब परिणाम या नतीजा नहीं हुआ। उसके मतलब बहुत सस्ते में एक तरह से वैक्सीनेशन हो गया इनका। वैक्सीन जो हम देंगे आगे आने वाले टाइम में, वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो यही है कि आप में इम्यूनिटी बनाए, जो सीरो पॉजिटिविटी है वो बनाए। तो ये एक बहुत हल्के से इन्फेक्शन ने इनको वही काम कर दिया इनके लिए जो कि एक वैक्सीन कल को करेगा जब आएगा। तो बहुत ही सस्ते में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है अपने आप संक्रमण से, और कोई खराब नतीजे भी देखने को नहीं मिले इनमें। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि उनको कब हुआ, कैसे हुआ, और जो बाकी थे उनको इतना हल्का फुल्का था कि वो आम मामूली बुखार के तौर पे समझ के निकल गए। तो ये तो अच्छी चीज है कि बिना मृत्यु दर बढ़े या बिना और कोई संकट आए, हमने एक बहुत बड़ी तादाद, ये 23-24% तो वो हैं जिनको हमने पकड़ा है टेस्टिंग के थ्रू। इसके नीचे बहुत ज्यादा एक और बड़ा स्तर, बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं जो कि ऑलरेडी ऐसे ही इन्फेक्ट हो चुके हैं हल्के, और उनको पता ही नहीं चला, एसिम्प्टोमेटिक जिनको बोलते हैं। जी, ये स्थिति भी कहीं ना कहीं शायद लिहाज से बेहतर। सर, वक्त खत्म हो रहा। एक फाइनल कमेंट डॉक्टर गंगा खेडकर आपसे, वैक्सीन को लेकर हम किस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं? क्योंकि अलग अलग वैक्सीन अलग अलग ट्रायल फेजेस में चल रही हैं। अब आम भारतीय कब तक उम्मीद कर सकता है कि आखिर वो वैक्सीन बाजार में उसके लिए उपलब्ध? एक तो बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन के रिसर्च को प्रायोरिटी दी गई, सारे दुनिया में दी गई और अपने देश में भी दी गई। अब हमको एक चीज की ज्यादा चिंता नहीं करना है कि वैक्सीन आएगी ही नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि अलग अलग ढंग से वैक्सीन देने में प्रयोग किया जा रहा है जो शायद इतने ढंग से वैक्सीन देने का, इस्तेमाल करने का या डेवलप करने का जो हिसाब है वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये जो वैक्सीन है ये कल आएगी ऐसे समझ के चलना थोड़ा सा कठिन रहेगा। हमको ये याद रखना है कि पहले 3 महीनों में 2021 के हमको कोई वैक्सीन दिखे, ऐसी जो आशा है वो हमने बरकरार रखना है। लेकिन इस आशा की उम्मीद के ऊपर हमने जीना नहीं है। जो भी हमको सिखाया गया है कि हमने क्या क्या प्रिकॉशन है उनको भूलना नहीं है। जब वैक्सीन आएगी उसके बाद में की बात अलग रहेगी, लेकिन जब तक नहीं आती है इसका हमने आचरण करना ये बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल, वो मूलभूत बातें हमको नहीं भूलनी है जिसकी वजह से हमको इस संक्रमण को रोकना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगा खेडकर आपका, डॉक्टर गोटू हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है इस विषय पे बात करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जल्दी से देख लेते हैं देश भर में कोरोना से जुड़ी और क्या अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। सीएम ने अपने संपर्क में आए लोगों से कहा है कि वो खुद की कोरोना जांच कराएं, साथ ही एहतियात बरतते हुए खुद को अन्य लोगों से अलग कर लें। मुख्यमंत्री को भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुंबई सेंट्रल की सोसाइटी में 60 कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय प्रशासन ने पूरी सोसाइटी को सील कर दिया है। सोसाइटी में दूसरे लोग भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, इस बात की भी काफी संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने नवजीवन सोसाइटी में कई लोगों के स्वाब लिए हैं और सबकी कोरोना की जाँच की जा रही है। कोरोना की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने लोग निगेटिव। प्रशासन ने कई लोगों को सोसाइटी में होम क्वारंटीन भी किया हुआ है।
कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। नागपुर जिले में शनिवार 25 जुलाई व रविवार 26 जुलाई को जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जनता कर्फ्यू नागपुर नगर निगम की ओर से लगाया गया है। जनता कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समेत अन्य आवश्यक एवं इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। उत्तर प्रदेश के 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शनिवार को वाराणसी में भी लोग इसका पालन करते देखे गए। स्वास्थ्य संबंधी समेत अन्य आवश्यक एवं इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहीं। नाग पंचमी के त्योहार को भी लोगों ने घर में रहकर ही मनाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच असम की राजधानी गुवाहाटी में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रहीं। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली रहीं। सड़कों पर आवाजाही भी बेहद कम रही। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने एर्नाकुलम केलुआ क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू के चलते दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। सड़कों से गाड़ियां नदारद हैं। पश्चिम बंगाल के बाराशत जिले की पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महीने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने 23, 25 और 29 जुलाई को लॉकडाउन की घोषणा की थी। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, रोज और चंदन सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई। फेना ही लेना। फेना कपड़ों से हटाए कीटाणु, इंडिया में बना गर्व के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की आज समीक्षा की है। इस बात की जानकारी दी गई है कि 2.6 लाख प्रार्थना पत्र स्वीकार किए गए, 64,000 से ज़्यादा को स्वीकृति मिली और 5500 से अधिक का निस्तारण किया गया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी सुनिश्चित हो सके। योजना के समेकित क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप सहित पूर्ण रूप से सूचना तकनीक पर काम कर रहे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्य पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना में रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इससे उनके व्यवसाय की हर चीज़, मसलन कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर माल बेचने की प्रक्रिया समाहित हो सकेगी। इसके लिए समुचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। डिजिटल लेन देन से रेहड़ी पटरी वालों की क्रेडिट प्रोफाइल बनने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में उनकी वित्तीय ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को केवल कर्ज देने के नज़रिए से नहीं देखी जानी चाहिए। इसे रेहड़ी पटरी वालों के सर्वांगीण विकास और आर्थिक उन्नयन के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। बात राजस्थान की। राजस्थान का मामला एक बार फिर से राजनीतिक रूप से खासा गर्माता जा रहा है। सीएम गहलोत ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की अपील की है, तो भाजपा ने सीएम गहलोत के बयान को बेहद अमर्यादित बताया है, तो कांग्रेस सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सुना जाना बाकी है। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर थमता नहीं दिख रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हों, लेकिन जिस तरीके से विधायकों को होटल में रखा गया है, उससे संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस सब के बीच उन्होंने होटल में विधायकों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। दोपहर बाद राज्य मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को नए सिरे से पत्रावली देने का फैसला लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले को लेकर वे राष्ट्रपति भवन का दरवाजा भी खटखटा सकती है। इस बीच भाजपा के नेताओं ने भी राज्यपाल कलराज मिश्रा से राजभवन में मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को कानून का उल्लंघन बताया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजभवन में धरना देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल को असुरक्षित महसूस कराते हैं, वहां राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री के सामने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाना बेकार है। कल जो राजस्थान की जनता ने दृश्य देखा कि किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, राजभवन को, राज्यपाल को खुली चुनौती देते हैं कि यदि हमारे दबाव में आकर विधानसभा सत्र की आहूत करने की घोषणा नहीं करेंगे तो राजभवन को 8 करोड़ राजस्थान की जनता घेर लेगी। सीधे सीधे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। किसी भी
सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी आपराधिक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोग व्यक्ति को इस बात के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। किसी भी संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखते हुए आचरण करने की जिम्मेदारी हम सब की है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का मामला अदालत में भी जारी है। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये शीर्ष अदालत के सामने दायर याचिका पर अंतिम आदेश का अधीन होगा। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में धरने पर बैठे कांग्रेस और उसका समर्थन कर रहे दलों के विधायकों ने राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से आश्वासन मिलने के बाद अपना करीब 5 घंटे लंबा धरना खत्म कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सत्र आहूत करने के संबंध में वो बिना किसी दबाव और द्वेष के संविधान का पालन करेंगे। जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या का दौरा किया और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने कारसेवकपुरम का दौरा किया तो वहां पूजा में भी वो शामिल हुए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य एवं भव्य मंदिर निर्माण के औपचारिक शुरुआत की तिथि और मुहूर्त 5 अगस्त को सुनिश्चित है और ये आयोजन देश और दुनिया के लिए अविस्मरणीय हो, इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। योगी ने सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण कार्यशाला का अवलोकन किया, जहां श्री राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम वर्षों से जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कारसेवकपुरम में साधु संतों और ट्रस्ट सदस्यों, स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। दीपोत्सव की प्रेरणा हमें मिल रही है कि नहीं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जिसके पीछे इसका मतलब ये राम काज ही है और उस काज के लिए हम लोगों को अयोध्या को दीपोत्सव के साथ जोड़ देना चाहिए। देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। भूमि पूजन को लेकर 3 अगस्त से 5 अगस्त तक अयोध्या के मठों और मंदिरों में राम नाम और रामचरितमानस के अखंड पाठ के साथ साथ 4 और 5 अगस्त की रात में विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मौजूद संत समाज और गणमान्य सदस्यों ने भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर संतों के साथ बैठक की। दिगंबर अखाड़े के महंत श्री सुरेश दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, क्या क्या कुछ तैयारियों की रूपरेखा तैयार हुई? मुख्यमंत्री जी आज आए अयोध्या और राम जन्मभूमि जो बनने जा रहा है, जो 5 तारीख के पूजन के लिए आ रहे हैं, विशेष करके उसके लिए आए हैं कि भव्य से भव्य मंदिर का निर्माण हो और हर मंदिर में दीपावली जैसा कार्यक्रम हो। 5 अगस्त हम सब लोगों के लिए यादगार बनना चाहिए। सारे मंदिरों को सजाया जाए, मिठाई बांटा जाए, दीप जलाया जाए। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया था, उसी प्रकार से इस समय में भी अयोध्या जी को सजाया संवारा जाएगा। यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाए, स्वच्छता का ख्याल रखा जाए और साथ में 3 तारीख से ही रामायण का पाठ प्रारंभ किया जाए घर घर में। ये केवल एक मंदिर ही नहीं होगा, ये शताब्दियों से किए गए संघर्ष की एक सार्थक परिणति होगी और करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के हिंदू मतावलंबियों के लिए ये आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, कारसेवकपुरम, अयोध्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हर एक क्षेत्र में छोटे व मध्यम उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना पर कहा कि उन्होंने इसके लिए विचार दिया था कि उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या है ही, थोड़ा जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा। भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव के
घोषणा पत्र में हर जिले के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। आज ये योजना छोटे उद्योगों को और स्थानीय कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी राजनीतिक वार करते हुए लिखा है कि राहुल जी, गुजरात के द्वारा की गई शुरुआत को अपना विचार बताना आपकी चतुराई नहीं दर्शा रहा है। मैं आपसे उम्मीद तो नहीं ही करता हूं कि आप किसी विषय को गहराई के साथ जाने समझें, लेकिन आपके स्क्रिप्ट राइटर बेहतर जानते होंगे कि एक हार और फिर कुछ आपके लिए नया गढ़ना कैसे हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए स्थानीय सूक्ष्म मध्यम उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति को अपना मौलिक विचार दर्शाने की कोशिश की। इसी को लेकर गुजरात व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। अखबार ने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा हर एक जिले में एक जिला एक उत्पाद को लेकर कराए जा रहे सर्वे की खबर प्रकाशित की थी। और आइए अब देख लेते हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ शनिवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मार गिराए गए। पुलिस के मुताबिक शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित रणवीरगढ़ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने बल पर गोलियां चला दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। आतंकवादियों से AK-47 भी बरामद किए गए हैं। पश्चिमी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने आज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी GOC राइजिंग स्टार कॉर्प्स के साथ जम्मू कश्मीर के बसोली, पकलोह और मामूल के मिलिट्री स्टेशंस का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान आर्मी कमांडर ने फील्ड फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उत्तर प्रदेश के करनैलगंज गोंडा में अपहरण मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। शुक्रवार को ही कस्बे के एक व्यवसायी हरि गुप्ता के 8 वर्षीय बेटे का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे के भीतर ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा देश भर में चलाए जा रहे चीनी वस्तुओं के बहिष्कार अभियान के तहत इस वर्ष राखी त्योहार को हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। पार्टी अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर में उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में CRPF के 2 जवानों की आपसी विवाद में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक CRPF के सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने बीती देर रात इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को गोली मार दी और फिर सब इंस्पेक्टर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। CRPF मामले की जांच कर रही है कि दोनों के बीच झगड़े का आखिर क्या कारण था। सनातन परंपरा के मुताबिक श्रावण मास में मनाए जाने वाले नाग पंचमी का त्योहार काफी प्रमुख है। देश भर में ये त्योहार काफी सावधानी और एहतियात के साथ मनाया गया। उज्जैन का प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन के लिए खोला जाता है, वहां भी भक्तों को दर्शन नहीं मिला। इस बार भक्त के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। और अगली खबर खेल से जुड़ी हुई। अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। इस बात की जानकारी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। रिजिजू ने कहा है कि ये खेल अगले साल टोक्यो ओलंपिक के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। अगले साल जो ओलंपिक्स है टोक्यो, वो एक साल पोस्टपोन हो गया, तो अगले साल होने वाला है। तो उस ओलंपिक्स के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे खेल मंत्री संदीप जी से बात करके उसका जो डेट है, कौन सा तारीख से कब तक ये महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा में होगा, इसका डेट का घोषणा बाद में हम चर्चा करके इसको करेंगे। जैसे ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे, टोक्यो ओलंपिक्स, उसके बाद हम तुरंत खेलो इंडिया गेम्स पंचकुला हरियाणा 2021 का हम तैयारी करेंगे।
कोरोना काल में जीवन बचाते हुए जीविका चलाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की बहुआयामी नीतियों की वजह से भारतीय कंपनियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने उम्दा उत्पादों के बल पर अच्छा व्यवसाय करने में कामयाब रही हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कैसे बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा के उद्यमी आपदा को अवसर में बदलने में कामयाब रहे हैं। केंद्र सरकार की दूरगामी सोच और सही नीतियों के अब सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित होने में मददगार साबित हो रहे हैं। एमएसएमई की नीतियों का लाभ लेकर बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के मैगजीन एलॉय बनाने वाली कंपनी श्री भोले एलॉय प्राइवेट लिमिटेड ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। इस कंपनी के उत्पाद मैगजीन एलॉय कोरोना काल जैसे विषम हालात में भी वियतनाम, फिलीपींस और जापान सहित एशिया के कई देशों में निर्यात हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है नई नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके कारण जो है हमें काफी सहूलियत मिला है। कंपनी के निदेशक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई नीति का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि आज उनकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से स्थापित हो गई है, जिसका फायदा कोरोना विपदा काल में कर्मचारियों को भी मिल रहा है। यथासंभव हम लोगों ने लॉकडाउन में कोशिश किया कि सबको जो है सबको अपने सपोर्ट सिस्टम के थ्रू मेंटेन करें और सबको जो है हम लोगों ने सैलरीज दी। कंपनी के कर्मचारी भी प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन के दौरान की गई मदद की सराहना करते नहीं थकते। कंपनी में कार्यरत सुजाता देवी, दिनेश सिंह और सुबोध नारायण गोस्वामी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रबंधन ने उनकी हर तरह से मदद की। मेरे को कंपनी बहुत साथ देते हैं, तो लॉकडाउन में भी हमारे लोग को परमिट किए तो ऐसे से मतलब परिवार चलता है, बाल बच्चा सब पढ़ाई में चल रहा है, बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद और प्रोत्साहन मिलने से देश के उद्यमी आपदा को अवसर में बदलने में आज कामयाब हो रहे हैं, जो देश के तेज आर्थिक विकास को संबल प्रदान कर रहा है। तालाबंदी की कगार पर खड़े बियाडा के उद्योग भी आज फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं, जिससे कोरोना काल में जान भी जहान भी का मंत्र आत्मसात होता दिख रहा है। बोकारो से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और करगिल के युद्ध में काकसार गांव ने अहम भूमिका निभाई थी। आज भी गांव के लोग जीवन का बलिदान देने वाले जवानों को याद करते हैं। किस तरह से, देखिए खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित काकसर गांव का 1999 में हुए करगिल युद्ध से विशेष संबंध रहा है। करगिल से 35 किलोमीटर दूर पश्चिमी लद्दाख में स्थित काकसर गांव उन गांव में से एक है जिसकी स्थिति युद्ध से पहले भी अच्छी नहीं थी। 1993 में इस क्षेत्र में लगातार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण ग्रामीणों ने अपने घर, फसल और जानवरों को पीछे छोड़ते हुए काकसर को खाली कर दिया था। उस समय की मौजूदा स्थिति ने वहां पर रहने वाली जनजातियों, जिनमें शीना जनजाति प्रमुख थी, उनके जीवन और संस्कृति पर काफी असर डाला। 99 के बहुत सारे होते चलते फौजी सारे आते गए। फिर तो हमारे बहुत जवान, हमारे जो गांव के जवान थे सारे, कम से कम 45 लोग यहीं बैठे। बाल बच्चे हमने निकाल दिए, बूढ़े बुजुर्ग निकाल दिए, 45 जवान यहाँ रहा। आर्मी के साथ देते हम बैठे रहे जनाब। तो उसके बाद तो करगिल वार में तो इतने गोले चलते सर, बिफोर चलाता था अपना तारा की तरह ऊपर घूमते घूमते आता था, तो वो दुश्मन की चोटी में लगा था। फिर दुश्मन ज्यादा तौर हमारे गांव को टारगेट करता था। हमारा मस्जिद थी वहाँ पे, मस्जिद को भी तोड़ दिया, स्कूल तोड़ दिया। फिर हमारी कुछ कैजुअल्टी हो गई गाँव के सिविलियन क्या, बहुत सारा कैजुअल्टी हो गया। पोस्ट में भी जाते थे हम, पोस्ट में जाते थे, सामान लेके, खच्चर लेके, अमरीशन लेके हम जाते थे। आगे हमारे जवान तो आगे बैठते थे, जो मदद ले जाना, राशन पानी है, फेर का सामान है, गांव वाले ले जाते थे। करगिल युद्ध के दौरान पूरा गांव भारतीय सेना के साथ खड़ा दिखाई दिया। युद्ध के 21 साल बाद भी गांव में रहने वाले लोग सेना के उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने ग्रामीणों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसा ही एक नाम है कैप्टन सौरभ कालिया का, जिन्हें पुरानी पीढ़ी याद करती है और युवा पीढ़ी उनका आदर करती है। In 2003, we came back after a long battle. It was quite hard for the people, those belongs to the village of Kaksar. Everything was almost finished.
all the sites you can see, all the heritage area you can see, but only few places you can find there was not bombing. Otherwise, in quite a few areas, it was destroyed by the enemy bombs, shells and all that. And people also did a lot for our army as well, because the youths of Kaksar, even the elderly people also support. 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता और शौर्य की कहानी सदैव ही देशवासियों को प्रेरणा देती रहेगी। काक्सर गांव जो भारत पाकिस्तान सीमा के आखिरी गांव है, ये आखिरी गांव पहले 99 से पहले ही ये जो सीज फायर वायलेशन के वजह से वैकेट हुआ है और 99 वार के दौरान पूरा गांव खाली, लेकिन जो युवा लोग हैं वो लोग यहाँ से हमारा पीछे जो दिख रहा है वो बजरंग पोस्ट, उस पे आर्मी के लिए जो सप्लाईज और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सप्लाई करते थे और साथ ही साथ आर्मी के साथ हैंडिंग लोग काम करते थे। गुलाम मेहदी के साथ रमेश चंद्रा, दूरदर्शन न्यूज़। तो करगिल विजय दिवस की कल वर्षगांठ है और ऐसे में बुलेटिन के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं करगिल विजय दिवस से जुड़े एक खास वीडियो के साथ। आप देखिए ये तस्वीरें और हमें और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।